क्या आप शेरों की एक कमजोरी बता सकते हैं? ईमानदारी से कहूं तो यह उनकी बुद्धिमत्ता है। वे हर समय ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी शिकारी बहुत ही लापरवाह काम करते हैं। आज आप जानेंगे कि सांप सींगों की तीक्ष्णता को कम आंकते हैं। तेंदुओं को अचानक पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, और शेर इतने जिद्दी होते हैं कि भैंस के कुएं में फंस जाते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। बेल एक पक्षी है जिसे उसकी विशिष्ट चोंच से आसानी से पहचाना जा सकता है। इन पक्षियों का आहार विविध है। वे फल, कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। यही कारण है कि वे सर्वाहारी होते हैं। मैंने छोटे जानवर कहने का एक कारण बताया है, और यही कारण है कि मैं आपको दिखाता हूं कि जब एक हॉर्नबिल सांप को खाने की कोशिश करता है तो क्या होता है। यह शिकार इतना लंबा होता है कि पक्षी एक बार में निगल नहीं सकता। जब एक हॉर्नबिल सांप को खाने की कोशिश करता है तो वह आमतौर पर उसे छोटे टुकड़ों में नहीं काटता या चोंच नहीं मारता। पक्षी उनके लिए नहीं बना है, और प्रकृति मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अचानक ऐसे कौशल विकसित कर लेगा। ये पक्षी आमतौर पर अपने शिकार के छेद को निगल लेते हैं, और प्रकृति ने निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगाया था कि हॉर्नबिल ऐसा होगा। इसलिए मुझे नहीं पता, भूखा अति आत्मविश्वासी। दरअसल मुझे यह कहना होगा कि सभी पक्षी सांप को मारने के लिए समान रूप से तैयार नहीं होते हैं। छोटी प्रजातियां जैसे कि गौरैया और वार्बलर आमतौर पर सांपों से बचते हैं। अन्य पक्षी समय समय पर सांप खाते हैं। और हाँ, वीडियो में सांप पहले से ही मर चुका है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। पक्षी लगभग निगलने की कोशिश में दम घुटने लगा। यह अच्छी बात है कि यह सांप को उगलने में सक्षम था, और फिर उस पर चोंच मारना शुरू कर दिया। अच्छी सोच है। एक कहावत है, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार दिया। लेकिन इस मामले में यह वास्तव में जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि आसपास जो कुछ भी था उसे खाने की इच्छा थी। जैसे कि फास्ट फूड। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के मध्य में कहीं सड़क पर बबून का एक झुंड घूम रहा था। काफी बड़ा झुंड, लगभग 50 था, और उस ओर एक तेंदुआ जा रहा था। वह सड़क के किनारे टहलता रहा, लेकिन फिर घास में छिप गया और शिकार करने लगा। आमतौर पर तेंदुए बबून पर हमला नहीं करते, लेकिन इसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। किसी बड़े समूह के सदस्य पर हमला करना अच्छा विचार नहीं था, न कि किसी भी समूह पर, बल्कि बबून के समूह पर। बबून वास्तव में काफी दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी होते हैं, क्योंकि वे समूहों में रहते हैं और हमेशा एक दूसरे का डटकर बचाव करने के लिए तैयार रहते हैं। तेंदुआ बहुत भाग्यशाली था कि वह बच निकला और भाग निकला, क्योंकि इतने सारे बबून का सामना अपने तीखे दांतों से करने से शिकारी का भयानक अंत हो सकता था। और चूंकि बबून सर्वाहारी होते हैं, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उस बदकिस्मत तेंदुए को खाने पर भी विचार किया होगा। अच्छी चीजों को बर्बाद क्यों करें? सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले ही दिन उस कम बुद्धिमान तेंदुए ने साही पर हमला करने का फैसला किया। हमने पहले भी अपने वीडियो में इस बारे में बात की है, लेकिन आइए देखें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि साही शिकारियों का आखिरी भोजन है, खासकर अगर यह शेड में सबसे तेज औजार नहीं है। साही जानते हैं कि उनके पास लगभग 30,000 कांटे हैं, जो दांतेदार किनारों वाले सख्त कांटेदार बाल जैसे हैं। जब साही को खतरा महसूस होता है तो वह अपने कांटे उठाता है, और उनमें से कुछ तो खतरे की ओर पीछे की ओर इशारा भी करते हैं। अगर कोई शिकारी हमला करने की हिम्मत करता है तो ये कांटे सीधे उसकी त्वचा में धंस जाते हैं, और वे सिर्फ चुभते नहीं हैं, बल्कि साही से आसानी से निकल आते हैं। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि उन आरी जैसे किनारों के कारण आमतौर पर शिकारी को एक ही कोशिश में संदेश मिल जाता है कि उन्होंने गलत लक्ष्य चुना है। इसलिए साही पीछे नहीं हटते, और जब तेंदुए का सामना करने की बात आती है तो वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। हमारे तेंदुए ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों से कुछ भी नहीं सीखा है। ऐसा लगता है कि वह अपने दिमाग से ऊब गया है। ये लगातार सबसे खराब शिकार को निशाना बनाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि टिप्पणियों में लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि जब यह नर तेंदुआ स्कूल गया था तो उसने स्पष्ट रूप से उत्तरजीविता के पाठों को छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि उसे प्राकृतिक चयन कक्षा या कुछ और लेना चाहिए था। साही के कांटे 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। वे तीखे होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, एक साही के कांटे हजारों हो सकते हैं। उन्हें निकालना बहुत दर्दनाक होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे एक लापरवाह साही को प्रकृति से एक बोनस भी मिलता है। हालांकि उनके कांटे साही से आसानी से अलग हो जाते हैं। नए कांटे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए भले ही हमारे तेंदुआ जैसे कोई बहुत जिद्दी शिकारी
जो स्पष्ट रूप से शानदार विचारों से भरा हुआ है, एक साई को खाना चाहे, लेकिन वह अपने पंजों की कीमत पर भी उसके सभी कांटों को नहीं निकाल पाएगा। शिकारियों के लिए अच्छी बात यह है कि साई द्वारा दूर से प्रक्षेपास्त्रों की तरह कांटे छोड़ने का विचार एक मिथक के अलावा कुछ नहीं निकला। इसके अलावा जब आत्मरक्षा की बात आती है तो साई ने लगभग सभी को मात दे दी है। यहाँ तक कि अजगर भी साई को निगल नहीं सकता, और अगर वह कोशिश करता है तो ये आखिरी चीज़ होगी, जैसा कि आप जानते हैं। और अजगर सबसे बड़े शिकार को भी निगलने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन साई या सींग वाले जानवर को नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि हमने अजगर की कमजोरी ढूंढ ली है। सींग, ये नुकीली चीजें इतनी दूर तक निकली हुई हैं कि वे वास्तव में सांप को छेद सकती हैं। अंदर जब वह स्नैप लेने की कोशिश कर रहा था तो अजगर ने शुरू में डिकर को निगलने की कोशिश की, जैसा कि वह किसी अन्य मीम के साथ करता है। हालांकि उसे कुछ ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने शिकार से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन तब तक डिकर के सींग उसके शरीर में घुस चुके थे। उसे सही कोण खोजने और मुक्त होने में कुछ समय लगा। दुर्भाग्य से इससे कोई मदद नहीं मिली। अजगर थोड़ी देर बाद घाव से मर गया। ऐसा हुआ कि जब वह मुक्त होने की कोशिश कर रहा था तो उसने चीजों को और खराब कर दिया। वह छटपटाया और इस तरह से हिल गया कि उसके घाव और भी गंभीर हो गए। अगर डायकर ऐसा कर सकता तो वह सांप के दुर्भाग्य पर खुश हो सकता था। क्यों नहीं, उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। शायद हमारे कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि अगर अजगर ने इतने बड़े भोजन के साथ अपनी क्षमता से अधिक काट लिया तो ऐसा होता है। ऐसी कहानियां हैं कि अजगर कुछ खाने की कोशिश भी करते हैं, भारी अपनी भूख के लिए। यही फ्लोरिडा में एक मगरमच्छ के साथ हुआ था। हालांकि वहां के वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। और भारत में एक मृग के साथ 20 फुट के अजगर ने एक वयस्क मृग का गला घोंटकर उसे निगल लिया, लेकिन शिकार इतना बड़ा था कि सांप लगभग हिलने में असमर्थ था। दोपहर के भोजन के बाद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अजगर मुश्किल से हिल पा रहा था और बहुत फूला हुआ था। उसने मृग को उगलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका और जल्द ही मर गया। आमतौर पर शिकार का आकार कोई समस्या नहीं होती। सांपों में यह आदत होती है कि जब उन्हें पता चलता है कि शिकार बहुत बड़ा है तो वे उसे उगल देते हैं। कभी कभी सांप अन्य कारणों से शिकार से छुटकारा पा लेते हैं। भारत में एक और अजगर ने मृग को उगल दिया और खा लिया, क्योंकि उसके आसपास बहुत से लोग थे, जिससे वह डर गया और तनाव में आ गया। वे शिकार को डंडे से भी मारते थे, लेकिन हमारे बहुत चतुर अजगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि उसके सींग इसे छेद दिया और शिकार बस फंस गया। ये अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो अजगर बड़े शिकार से छुटकारा पा लेता और कुछ छोटा, अधिक प्रबंधनीय और बिना नुकीले अंगों के खोजने के लिए रेंगता। यह फुटेज दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क की यात्रा के दौरान लिया गया था। एक भूखा शेर का बच्चा किसी तरह अपने माता पिता के शिकार की पीठ में फंस गया, और अगर शेर स्कूल जाते तो ये ऐसी चीज होती जो स्नातक दिवस तक लगातार चिढ़ाने का कारण बनती। वीडियो में शेर का बच्चा अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है, हालांकि वह अपने पंजों से संघर्ष कर रहा है और यहाँ तक कि किसी समय अपनी पीठ पर पलट भी जाता है। जाहिर है कि या तो शावक की सांस खत्म हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। ये वास्तव में खतरनाक होगा, क्योंकि हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऊतकों और अंगों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन दूसरा, ऐसा लगता है कि प्राइड के सदस्य इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि मुझे संदेह है कि वे फंसे हुए शेर शावक को नहीं देख रहे हैं। फिर भी शेरनी ऐसा आगे बढ़ गया और उसने ऐसा किया। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका के माला माला गेम रिजर्व में 5 शेरों के एक समूह को एक अफ्रीकी भैंस पर हमला करते देखा गया। ये एक सामान्य स्थिति की तरह लगता है, लेकिन शेर युवा थे और जानवर को मारने में 1.5 घंटे का समय लगा। उन्होंने उसे खरोंचा, कांटा और वास्तविक वयस्क शिकारियों की तरह अपने हमले का समन्वय करने की कोशिश की, लेकिन शेरों में से एक ने सामने से हमला करने की गलती की, ठीक उसी जगह जहां तीखे सींग होते हैं, जो लगभग किसी भी जानवर के लिए जानलेवा खतरा पैदा करते हैं जो उनसे टकराता है। ये ध्यान देने योग्य है कि शेर वास्तव में सबसे कुशल शिकारी नहीं है। वे अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं,
छोटे शेर शावक बना सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। उनके कम सफल शिकार का एक कारण यह है कि वे इस बात पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं कि शिकार करते समय हवा किस दिशा में बह रही है। वे अक्सर अपने लक्ष्य के पास हवा के विपरीत दिशा से आते हैं, जो शिकार को संकेत देता है। दूसरे शब्दों में, वे शेड में सबसे तीखे उपकरण नहीं हैं। साथ ही अगर शिकार करने वाला शेर छोटे शिकार को पकड़ता है तो वे आमतौर पर उसका पीछा नहीं करते हैं। वे उसके पैरों या पीठ पर वार करना पसंद करते हैं ताकि उसका संतुलन बिगड़ जाए या वह जमीन पर गिर जाए। फिर गर्दन या गले पर काटने से काम जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि शेर भैंस जैसे बड़े शिकार को पकड़ते हैं, वे आमतौर पर एक कोण से आते हैं, जानवर पर छलांग लगाते हैं और इस संघर्ष के दौरान उसे नीचे लाने के लिए वे अपना वजन इस्तेमाल करते हैं। वे अपने लक्ष्य को अक्षम करने के लिए रीढ़ की हड्डी को काटने का लक्ष्य रखते हैं। आप सही समझ रहे हैं। अंततः हार गई और शेरों को अपना भोजन मिल गया। अंत में चीजें ठीक हो गईं। उस शेर के बारे में क्या जिसने अपनी मादा को बहुत बुरे समय पर जगाया? कल्पना करें कि आपकी गर्लफ्रेंड एक कठिन दिन के बाद सोफे पर शांति से सो रही है और आप अचानक उसे काटने का फैसला करते हैं। संभावना है कि आप इस शेर की तरह खत्म हो जाएंगे और गर्लफ्रेंड को भी शेरनी की तरह दोषी महसूस नहीं होगा। मुझे कोई नहीं दिखता। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं था। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी क्रोध नहीं थी, क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ने पर जंगल में चीजें अलग तरह से काम करती हैं। जब कोई जानवर किसी खतरे का सामना करता है तो उसकी प्रतिक्रिया लड़ने या भागने की होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शेरनी अचानक जाग जाती है, वास्तव में समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और कौन उसे काट रहा है। जब आप जाग रहे होते हैं तो कुछ भी समझना मुश्किल होता है, लेकिन प्रतिक्रिया पहले से ही सक्रिय हो चुकी होती है। आत्मरक्षा की वृत्ति ने उसे लड़ने का आदेश दिया, क्योंकि शेर शिकारी होते हैं और खतरे को देखते ही भागने के लिए तैयार नहीं होते। और चूंकि यह एक शेरनी है जिसके नुकीले पंजे और दांत हैं, इसलिए उसे डराना शेर के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। वह संभावित रूप से अपनी आंखें भी खो सकता है या अन्य गंभीर चोटें भी खा सकता है। वैसे ध्यान दें कि नर ने वापस लड़ने या वापस मारने की कोशिश भी नहीं की। वह सिर्फ पंजों से दूर जाने की कोशिश में पीछे हट गया। और तभी जब शेरनी पहले ही लेट चुकी थी तो उसने शेरनी को डराना शुरू कर दिया। शायद शेर की भाषा में क्रोध से गुर्राना। इसका मतलब कुछ ऐसा था, अरे चलो भी, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बिल्लियां हैं जो पेड़ों पर शान से चढ़ती हैं, शाखाओं पर खाती हैं और सोती भी हैं। और फिर वहां वो शेर हैं। दरअसल शेर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, कम से कम वे बहुत कोशिश करते हैं, और कभी कभी वे गिरने से भी बच जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो शेर इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके शरीर को भारी शिकार का पीछा करने और उस पर ढेर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए उन्हें अपनी कृपा का त्याग करना पड़ा। शेर 50 मील प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकते हैं, जो उन्हें अफ्रीका में सबसे तेज जमीनी जानवरों में से एक बनाता है। लेकिन यहाँ भी बारीकियां हैं। शेर बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। वे धावक हैं, मैराथन धावक नहीं। आमतौर पर यह 100 फीट होता है, जिसके बाद शेर को अपने शिकार पर हमला करना चाहिए। अन्यथा इस स्प्रिंट पर खर्च की गई बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। चढ़ाई के बारे में, क्या शेर केवल कुछ पेड़ों पर चढ़ सकते हैं जिनकी शाखाएं अच्छी तरह से रखी गई हों? पद हो सकता है। मुर्गे आक्रामक हो सकते हैं। किसी भी मामले में प्रशंसा व्यवहार ने स्पष्ट रूप से इस बाज को चौंका दिया। बाज वास्तव में अपने दोपहर के भोजन का आनंद लेना चाहता था। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जिसने कभी ग्रामीण इलाकों में मुर्गों का सामना किया है, वह जानता है कि वे कितने क्षेत्रीय हैं। इसके अलावा ये प्रतीत होता है कि घरेलू पक्षी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए इतने गुस्से से तैयार रहते हैं कि कुछ कुत्ते भी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मुर्गे अक्सर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी खतरा, चाहे सैद्धांतिक ही क्यों ना हो, उन्हें तुरंत हमला करने की स्थिति में डाल देता है। हमला क्यों करें? क्योंकि इसे बचाव कहना मुश्किल है। मुर्गे लोगों पर हमला करने का एक और कारण है मानवीय अप्रत्याशितता। ये बच्चों के लिए विशेष रूप से सच है, क्योंकि उनकी अचानक हरकतों को खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा एक अति उत्साही बच्चा चूजे या छोटी मुर्गी को पकड़ सकता है, जो मुर्गे को उकसा सकता है। वे खुद के लिए लड़ सकते हैं। वे मुर्गियां हैं और उनकी अच्छी भूमि। आप कह सकते हैं कि मुर्गे में एक छोटे शिकारी पक्षी को अच्छी तरह से पीटने के लिए सब कुछ है। अगर विजयी नहीं उभरता है, पंजे मारता है, रोष
और फिर निश्चित रूप से स्पर्स हैं, जो पैर की हड्डियों का एक हिस्सा हैं, जो उन्हें असाधारण रूप से मजबूत और तेज बनाते हैं। पागलपन कीट दुनिया के शीर्ष शिकारी हैं और लगभग किसी भी शिकार को मार सकते हैं। उनके मेनू में पतंगे, भृंग, झींगुर, मकड़ियाँ, मक्खियाँ और निश्चित रूप से ततैया शामिल हैं। लेकिन जो निश्चित रूप से नहीं है वह हॉर्नेट है। शायद मेंटिस ने अपने शिकार को ततैया समझ लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने बाधाओं का आकलन किया और एक मौका लेने का फैसला किया। यह अधिक संभावना है कि शिकार पूरी तरह से सहज था और यह दुखद रूप से समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉर्नेट मेंटिस के लिए बहुत बड़ा है। यह सिर्फ इतना है कि यह एक हॉर्नेट एक निर्दयी हत्यारा है। हालांकि ये वास्तव में झात है कि मैनिस अपने से 3 गुना बड़े शिकार को भी खा सकते हैं, जिसमें छोटे भी शामिल हैं, मेंढक, छिपकली और हमिंगबर्ड जैसे जानवर। हाँ, एक कीट जो पक्षियों को खा सकता है, बहुत छोटे पक्षी। लेकिन फिर भी पक्षी इसके अलावा प्रार्थना करने वाले मेंटिस की एक विशेष रूप से बड़ी प्रजाति को 1896 में चीन से उत्तरी अमेरिका में लाया गया था। ये कीड़े 4 इंच तक बढ़ते हैं, कभी कभी इससे भी बड़े, और इतने चतुर होते हैं कि हमिंगबर्ड फीडर पर चढ़ जाते हैं और पक्षियों को पकड़ लेते हैं। वहाँ ठीक है, या वे मेंटिस भी भ्रमित हैं। वे बस बिना सिर वाले से बेहतर किस्मत वाले हैं। चीनी मेंटिस की हरकतों की नकल करने के लिए बनाई गई मार्शल आर्ट की 2 शैलियाँ हैं और उनका आविष्कार 17वीं शताब्दी में हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि अगर उन्होंने हॉर्नेट शैली का आविष्कार किया तो कौन जीतेगा। प्रकृति ने हिम तेंदुओं को चट्टानी इलाकों में चढ़ने के लिए कुछ निपुण कौशल से सुसज्जित किया है। फिर भी वे पहाड़ी बकरियों से बिल्कुल मेल नहीं खा सकते हैं, जो फुर्तीले जीव हैं, जो आमतौर पर चक्करदार ऊंचाइयों तक पीछा करते हैं। इस हिम तेंदुए ने अपनी यात्रा के लिए एक बहुत खड़ी चट्टान को चुना। शायद बकरियों को ऐसा करते देखकर प्रेरित हुआ हो। ये वास्तव में नहीं है कि उनके फोर्टे बकरियों में ये विशेष खुर होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। सौभाग्य से इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हिम तेंदुआ बच गया और ऐसा भी नहीं लगा कि उसे चोट लगी है। वैसे भी वह 4 पैरों पर चलता है और लंगड़ाता नहीं है। भैंस कीचड़ में फंस गई और उसे एहसास हुआ कि बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे वहां से चले जाना पड़ा और फिर शिकारी आ गए। अब उनके विचारों की कल्पना करें। एक तरफ भैंस जो हिल नहीं सकती, वह आसान शिकार है। दूसरी तरफ उसे मारने की कोशिश करना खतरनाक है, क्योंकि वह भी फंस सकती है। और तीसरे दिन निश्चित मौत है। शेरों ने दूसरा विकल्प चुना। यह तय करना आपके ऊपर है कि यह विचार कितना अच्छा था। वैसे भी इस बार शेर भाग्यशाली लग रहे थे कि कीचड़ जमने का समय था, इसलिए वे नीचे नहीं गिरे। वे फंस नहीं पाए और आसानी से भोजन का आनंद ले पाए। सबसे अच्छी स्थिति में चीज़ें ऐसी ही दिखेंगी, लेकिन सबसे खराब स्थिति में, वास्तव में ये सबसे खराब स्थिति डायनासोर द्वारा शासित दुनिया में हुई थी। कल्पना करें कि मोंटाना से मंगोलिया तक दुनिया के विभिन्न कोनों में फैली कई खोजों पर ठोकर खाई जाए। हर बार वैज्ञानिकों को 2 डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, जो एक ऐसी जगह पर बंद हैं जो एक जैसी लगती है। जीवन मरण का संघर्ष। एक शिकारी हो सकता है, जबकि दूसरा जीवित रहने के लिए जमकर लड़ता है। उनका मुकाबला अंततः उन्हें पानी से भरे दलदल में ले जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पीछे के कारण या तो उनके संघर्ष के दौरान दिए गए घातक घाव हो सकते हैं, या शायद चट्टान के खिसकने जैसी कोई भयावह घटना हो सकती है, जिससे दोनों डायनासोर एक ही समय में मर जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राचीन जीवों को एक साथ दफनाया गया था और पुरातत्वविदों की खुशी के लिए उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। वीडियो में सांप एक जहरीला बूम स्लैंग है जो आमतौर पर छोटे जानवरों को खाता है, लेकिन अंडे भी खाता है। यह देखते हुए कि यह कितना मोटा और संतुष्ट है, सांप ने बस कुछ अंडे खाए हैं, जिससे यह धीमा और अनाड़ी हो गया और ऐसा लगता है कि इसने दोपहर का भोजन करने के लिए गलत समय चुना। पक्षी को शायद एहसास हुआ कि उसके घोंसले में अंडे गायब हैं। उसने सांप को पास में देखा और फैसला किया कि उसे नाराज होने का अधिकार है, या शायद यहां तक कि बदला लेने के लिए। और जबकि पक्षी सांप को नहीं मार सकता था, क्योंकि यह एक झाड़ीदार जानवर है जो सांपों को नहीं खाता है, इसने कुछ और बुरा किया और उसने उसकी आंखें नोच लीं। क्या सांप इस चोट से बच सकता है? यह एक रहस्य है। एक तरफ वे शिकार करने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भर नहीं करते, जिसका अर्थ है कि उन्हें आंखों की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि सांपों ने अभी भी विकास के दौरान अपनी आंखें नहीं खोई हैं,
इसलिए उन्हें कुछ उद्देश्य पूरा करना होगा। इसलिए इस बूमस्लिंग का जीवन स्पष्ट रूप से अधिक कठिन होने वाला है। सामान्य तौर पर व्यवहार बहुत बुश स्ट्राइक जैसा है। मेरा मतलब है कि बहुत क्रूर नर स्ट्राइक की एक अजीब आदत है कि वे कीटों और छोटे जीवों को फंसाते हैं और फिर उन्हें कांटों की शाखाओं या यहाँ तक कि नुकीले तार की बाड़ की कीलों पर चुभौते हैं। ये अस्थायी भंडारण स्थान उनके भविष्य के नाश्ते के रूप में काम करते हैं और क्षेत्रीय मार्कर के रूप में भी काम करते हैं। हाँ, वे इसे मृत जानवरों का उपयोग करके चिह्नित करते हैं। इसलिए सांप को नोचना एक ऐसी चीज है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। यह सेंटीपीड विषैला होता है, नियमित हिस्सा है। लेकिन जब टिड्डे चूहे से उलझने की बात आती है तो शिकारियों को 2 बार सोचना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से ये प्यारे छोटे जीव भागते नहीं हैं। वे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और बार बार हमला करते हैं। सेंटीपीड पर अपने दांत गड़ाते हैं जब तक कि वह मर न जाए। अगर सेंटीपीड में कोई भावना होती तो शायद वह हैरान हो जाता और चाहता कि उसने जीव विज्ञान का अध्ययन किया होता। मिल जाती हैं। शिकार ध्रुवीय भालू को दुर्जेय माना जाता है। शिकारी जो इतने मजबूत होते हैं कि वे बड़े ध्रुवीय भालुओं पर सीधे हमला कर सकते हैं। नर और मादा दोनों ही सबसे अच्छे शिकारी होते हैं। युवा ध्रुवीय भालू कम सफल होते हैं और इसलिए वालरस का शिकार करने में संकोच करते हैं। हमारे वीडियो में भालू ने बिना किसी सफलता के हमला करने के लिए 5 से 6 प्रयास किए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितनी ऊर्जा बर्बाद की? और वालरस ऐसे दिखते हैं जैसे वे कहना चाहते हैं कि अरे, हमें अकेला छोड़ दो, हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। ये शर्मनाक है। और ऐसा नहीं है कि इस युवा शिकारी को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने का समय नहीं मिला है, बल्कि यह है कि वयस्क भालुओं में वालरस को सफलतापूर्वक मारने के लिए आवश्यक वजन से कहीं अधिक ताकत होती है और कभी कभी वह भी पर्याप्त नहीं होती है। बहुत भूखा था और अगर आप सांप हैं तो आपके पास भोजन को जाल से बाहर निकालने के लिए हाथ नहीं होते। जब बेचारे सांप को पशु चिकित्सक के पास लाया गया तो उसके शरीर से 4 इंच गुणा 2 इंच का एक आयताकार लकड़ी का चूहे का जाल निकला हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि राइटलस स्नेक के जबड़े लचीले होते हैं जिससे वे अपने सिर से बड़ी चीजें खा सकते हैं, जो आमतौर पर उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि वे चूहे के जाल नहीं खाते हैं। सांप को बचाने के लिए सर्जरी की जरूरत थी, जो शुक्र है कि आसानी से हो गई। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सांप के पेट में चूहे का जाल कितनी देर तक रहा, लेकिन ये देखते हुए कि अंदर का चूहा पूरी तरह से पचा नहीं था, ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहा होगा। और ये एक अच्छी बात है। बबून बनाम प्राइड तेंदुए के विपरीत शेर बहुत ज्यादा है। बबून का शिकार करने में ये बड़ी बिल्ली एक बड़े व्यक्ति को भी संभाल सकती है। हालांकि जैसा कि आपको याद होगा, बबून शेरों से ज्यादा होशियार होते हैं। शेरों से ज्यादा होशियार होना बहुत मुश्किल नहीं है और इसलिए बबून ने लड़ने का एक बहुत ही असामान्य तरीका विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सबसे पहले बबून ऊपर छिपे शेर पर शाखाएं और पत्ते फेंकता है और फिर शिकारी को नाराज करके उस पर पेशाब करना शुरू कर देता है। ये रासायनिक हथियार आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम करता है। युवा शेर तुरंत भोजन की तलाश करने का फैसला करते हैं, हालांकि आमतौर पर बबून उनके लिए आसान शिकार माने जाते हैं।